विद्यार्थी मित्रों, अपना चैप्टर नंबर 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक का ये लास्ट वीडियो है। और इसके पहले हमने परिचालन प्रवृत्तियों से संबंधित और उसके बाद विनियोग प्रवृत्तियों से संबंधित रोकड़ प्रवाह पत्रक सीखे। और हम लास्ट ले रहे हैं इसके अंदर, वो है वित्तीय प्रवृत्तियों से उत्पन्न हुआ रोकड़ प्रवाह। और ये इस तरह से 3 प्रकार के आपको रोकड़ प्रवाह का अभ्यास इसमें करना था। तो ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, इसको पूरा करते हैं। तो देखते हैं पहले वित्तीय प्रवृत्तियों से उत्पन्न हुआ रोकड़ प्रवाह, इसके बारे में। तो वित्तीय प्रवृत्तियों के व्यवहार में पक्की तलपट के दायित्व पक्ष, आपको ध्यान रखना है कि वित्तीय प्रवृत्तियों में क्या क्या चीज आती हैं। तो पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में आप देखते हैं कि पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसमें से चालू दायित्व छोड़ देना है आपको, चालू दायित्व के अलावा, ठीक है। और पूंजी दायित्व के साथ जुड़ी हुई बाबत या जुड़ा हुआ उसके साथ विषय कोई भी है, बराबर। तो उसमें अगर जो परिवर्तन है तो उसको आपको ध्यान में लेना है। किस में ध्यान में लेना है? वित्तीय प्रवृत्ति में। शेयर पूंजी है, प्रेफरेंस शेयर पूंजी है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, बराबर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष, जिसमें चालू दायित्व के अलावा की माहिती जो भी है, विगत है, उसको लेना है। और पूंजी दायित्व के साथ जुड़ी हुई बाबतों को अगर परिवर्तन हुआ तो उनको ध्यान में लेकर के आपको वित्तीय प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह बनाना होता है। अब इसमें देखिए, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर प्रकाशित करना। अब शेयर प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा? रोकड़ प्रवाह बढ़ेगा, यानी आवक रोकड़ प्रवाह हुआ है, बराबर। प्रकाशित करना है, कंपनी शेयर क्यों प्रकाशित करती है? तो पूंजी एकत्र करने के लिए, पैसे प्राप्त करने के लिए। तो ये आवक प्रवाह के रूप में आप कह सकते हैं। फिर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वापस करना। अब वापस करने में कंपनी ने जो पैसा लिया उसको वापस कर रही है, तो ये जावक रोकड़ प्रवाह होता है। किसका होता है? ये वित्तीय प्रवृत्ति का। फिर नए डिबेंचर प्रकाशित करना, ये भी रोकड़ आवक प्रवाह के रूप में हो जाएगा। फिर डिबेंचर वापस करना, रोकड़ जावक प्रवाह हो जाएगा। ये सब वित्तीय है, बराबर। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन लेना या वापस करना। अगर लेना, बैंक लोन या बैंक ओडी लिया जा रहा है तो वह जो है वित्तीय प्रवृत्ति का आवक रोकड़ प्रवाह हो गया, और वापस किया जा रहा है तो जावक रोकड़ प्रवाह हो गया, ठीक है। तो ये सब वित्तीय प्रवृत्ति के व्यवहार कहे जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है कि इक्विटी शेयर डिविडेंड, जो कंपनी शेयर निर्गमित करती है उस पर जो डिविडेंड चुकाती है वो, उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर उसने निर्गमित किए हैं तो उसका जो डिविडेंड चुकाती है वो, और डिबेंचर या लोन पर ब्याज जो कंपनी पे करती है, चुकाती है वो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इनके विषय में देखो, यहाँ लिखा है मैंने 2 लाइन में कि उपरोक्त तो व्यवहार खर्च और विवरण के हैं। देखा जाए तो क्या है? डिविडेंड चुकाया, लोन पर ब्याज चुकाया, ये सब क्या है? खर्च और वितरण के जो है ये व्यवहार है। लेकिन यह रकम पूंजी के मुआवजा के रूप में उद्भव होती है। क्योंकि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड क्यों चुकाना पड़ रहा है? क्योंकि उससे पूंजी एकत्र की गई है। प्रेफरेंस शेयर से पूंजी एकत्र की गई है, डिबेंचर से उधार पूंजी एकत्र की गई है। तो ये पूंजी के मुआवजा के रूप में उद्भव होती है, बराबर। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वित्तीय प्रवृत्तियों में दर्शाते हैं। यही कारण इसका है। भले वो खर्च या वितरण का है तो हम परिचालन में नहीं बताते हैं इसको, लेकिन इसको हम क्या बताते हैं? वित्तीय में, क्योंकि ये पूंजी के मुआवजा के रूप में उद्भव होती है, इस वजह से। फिर उसके बाद एक चीज और है, बोनस शेयर। तो बोनस शेयर जो है कंपनी जब प्रकाशित करेगी बोनस शेयर, तो उसमें क्या होगा कि उसके कारण इक्विटी शेयर पूंजी बढ़ेगी। इक्विटी शेयर पूंजी बढ़ेगी, लेकिन यह वृद्धि लाभ अथवा सामान्य अनामत का पूंजीकरण है। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर में क्या होता है? या तो कंपनी अपने लाभ में से देती है, या तो अपने सामान्य अनामत रखा गया उसमें से देती है। तो वो उसके लिए कैश की व्यवस्था कंपनी को नहीं करना पड़ता है, तो वह इसमें से वह चुकाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोनस शेयर देने की वजह से लाभ अथवा सामान्य अनामत का पूंजीकरण होता है। तो यहाँ पर रोकड़ का जो है प्रश्न यहाँ पर खड़ा नहीं होता है। अर्थात इक्विटी में रोकड़ सिवाय या रोकड़ के अलावा वृद्धि हो जाती है, तो इसको हम जो है इस प्रवृत्ति में रोकड़ प्रवाह में ध्यान में नहीं ले सकते। फिर आता है डिबेंचर। अब डिबेंचर का शेयर में रूपांतरण, आप देखते हैं कि जैसे आपने डिबेंचर के चैप्टर में देखा कि परिवर्तनीय डिबेंचर, अमुक समय के बाद उसको इक्विटी शेयर में रूपांतर कर दिया जाता है, कन्वर्टेबल। तो डिबेंचर शेयर में रूपांतर होता है तो वो धंधे की मालिकी की पूंजी, धंधे की मालिकी की पूंजी क्या होती है? शेयर।
और धंधे की उधार की पूंजी, ये क्या होता है? डिबेंचर। तो मालिकी की पूंजी और उधार की पूंजी के कद में या के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ऐसा करने से, कैसा करने से कि जब कंपनी डिबेंचर को शेयर में रूपांतरित करेगी तो कंपनी के मालिकी की पूंजी और उधार की पूंजी के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। बराबर, इसमें भी रोकड़ का कुछ रोल इसमें होता नहीं है, इसलिए वित्तीय प्रवृत्तियों के रोकड़ प्रवाह के रूप में ध्यान में लिया नहीं जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बोनस शेयर हुआ या डिबेंचर को जो है शेयर में रूपांतरित करने का हुआ, तो इन सबको आपको इसके आधार पर समझना है। आगे इसके बाद है अंश अभिगोपन कमीशन। अंश अभिगोपन कमीशन यानी शेयर बांधरी कमीशन इसका शब्द है। तो कंपनी जब शेयर प्रकाशित करती है तो जो उसके लिए एजेंट होते हैं उनको वो उसके बदले में शेयर खरीदने के बदले में कमीशन देती है वो, तो यह अंश अभिगोपन कमीशन है। और इसका भुगतान अगर कंपनी कर रही है तो इसका भुगतान क्या है? वह शेयर अथवा डिबेंचर प्रकाशित करते समय कंपनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला कमीशन है। तो ये खर्च और वितरण का व्यवहार परिचालन से संबंधित है, लेकिन कंपनी इसको किस उद्देश्य से खर्च कर रही है? तो कंपनी का उद्देश्य होता है खर्च करने का शेयर और डिबेंचर प्रकाशित करते समय कंपनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला ये कमीशन है। इसलिए वित्तीय प्रवृत्ति के जावक रोकड़ प्रवाह के रूप में ध्यान में लिया जाता है। इसको ध्यान रखना है आप लोग। तो यानी कमीशन खाली है तब तो वो परिचालन हो गया, लेकिन अगर अंश अभिगोपन कमीशन या शेयर बांधरी कमीशन है तो उसको आपको वित्तीय के रूप में लेना है, क्योंकि यह आप देख रहे हैं कि पक्की तल पर के पूंजी दायित्व में शेयर पूंजी और डिबेंचर से संबंधित है। तो इस वजह से, तो इस तरह से मैं आपको साथ साथ में जो महत्वपूर्ण थियरी हैं इसके अंदर उसकी भी मैं आपको साथ साथ में चर्चा इसके लिए करता चल रहा हूँ उसके अंदर। अब चलिए, अब हम देखते हैं, जरा आपने इसके बारे में देखा वित्तीय के बारे में कि वित्तीय प्रवृत्ति का रोकड़ प्रवाह कैसा होता है। अब देखते हैं हमारे बुक के अंदर, ये प्रश्न नंबर 20 है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर वित्तीय प्रवृत्तियों से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जमीन की खरीदी। अब जमीन की खरीदी तो संपत्ति है, ये संपत्ति पक्ष है, फिर इसको नहीं लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा इसके अंदर है इक्विटी। तो इक्विटी शेयर प्रकाशित, तो ये क्या है? ये पक्की तल पर का पूंजी दायित्व पक्ष है, आपको ख्याल आ गया है। तो प्रकाशित किए, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी शेयर से जो है जो रकम या रोकड़ इकट्ठी करना, एकत्र करना, उस अर्थ में है। फिर अधिमान अंश यानी प्रेफरेंस शेयर का शोधन करना, वापस करना, यानी रोकड़ जावक। फिर डिबेंचर का शोधन यानी वापस करना, डिबेंचर वापस करना, ये भी क्या हो गया? रोकड़ जावक। फिर बैंक से लोन लेना, रोकड़ आवक। फिर डिबेंचर का ब्याज चुकाया, रोकड़ जावक। फिर डिविडेंड चुकाया, ये भी रोकड़ जावक। फिर डिविडेंड और ब्याज मिला, ये विनियोग किए हमने, ध्यान रखना ये विनियोग का है, इसलिए इसको ध्यान में नहीं लेंगे। विनियोग प्रवृत्ति है, अपने कहीं लगाए थे, अपने को मिल रहा है, और ये हमने लिया उसको चुका रहे हैं। फर्नीचर, एक जमीन भी नहीं लेंगे, बराबर संपत्ति है। फिर फर्नीचर भी संपत्ति है, यंत्र भी संपत्ति है, विनियोग का ब्याज विनियोग है, बराबर पेटेंट का। तो इस तरह से इनमें आपको खाली कौन सी माती लेना है? इक्विटी अंश प्रकाशित, अधिमान अंश, डिबेंचर का शोधन, बैंक से लोन, डिबेंचर का ब्याज चुकाया, डिविडेंड चुकाया, इतनी माती आप लेंगे तो आपका जो पत्रक बनेगा वो पत्रक होगा वित्तीय प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह का पत्रक तैयार हो जाएगा। ठीक है, रकम ये है, आपके पास बुक है, आप देखते रहेंगे साथ में। और अब इसके अंदर अपने कोष्टक में रकम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ हमने इसका पत्रक बनाया है और इस पत्रक में रकम किताब में से देख के हम लिखेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर वित्तीय है, आपको समझ में आ गया है। तो वित्तीय प्रवृत्ति से यह आवक रोकड़ प्रवाह माना जाता है। तो ये रकम है इसमें किताब में 1,45,000 है। तो यहाँ रकम लिखेंगे 1,45,000 प्लस में है, आवक प्रवाह है। प्रेफरेंस शेयर वापस किया, वापस करेंगे तो क्या होगा? जावक रोकड़ प्रवाह बन जाएगा है। तो इसको हम माइनस में लिखेंगे 60,000, जैसे आगे हमने आपको बताया, माइनस हो गया। फिर डिबेंचर वापस किया, ये भी जावक रोकड़ प्रवाह बनेगा, 70,000 रुपया दिया है, तो 70,000। फिर उसके बाद है बैंक लोन लिया, आवक रोकड़ प्रवाह बन जाएगा 90,000। और उसके बाद डिबेंचर का ब्याज चुकाया, तो डिबेंचर का ब्याज चुकाएंगे तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? जावक रोकड़ प्रवाह हो जाएगा 6,000 अमाउंट दिया है माइनस में। फिर डिविडेंड चुकाया, ये भी अपना जावक रोकड़ प्रवाह हुआ चुकाया, तो ये भी माइनस में 8,000।
अब आवक जावक को हम प्लस माइनस कर लेंगे तो अपना इसमें आंसर जो है जोड़ कर घटा करके 91 प्लस में आएगा। एक 45 है, उसमें से 60,000 70,000 माइनस होगा, फिर 90,000 जुड़ेगा, फिर 6,000 और 8,000 घटेगा, तो इस तरह 91,000 प्लस में आएगा। क्या कहेंगे इसको? वित्तीय प्रवृत्तियों में से उद्भव आवक रोकड़ प्रवाह प्लस में आया, तो आवक रोकड़ प्रवाह। आपका सवाल पूरा हो गया है। इस तरह से आपका 4 नंबर का प्रश्न ये पूरा होता है। और अब उसके बाद एक अंतिम सवाल उसको देख लेते हैं। तो ये प्रश्न देखिए किस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि नीचे की जानकारी पर से, यहाँ पर नीचे की जानकारी पर से वित्तीय प्रवृत्तियों से उद्भव हुआ रोकड़ प्रवाह, देखिए आपको लिखा रहता है वित्तीय प्रवृत्तियों से। तो अब इसमें आपको 2 वर्ष की माहिती दिया है, उसमें दिया है आपको 31/3/17 और 31/3/16 चालू वर्ष और गत वर्ष 2 वर्ष की माहिती दिया है। तो आपको वृद्धि कमी निकाल लेने का इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे अब देखें डिबेंचर है, तो डिबेंचर में देखिए अपने चालू वर्ष में 245 है, 2,45,000 है, और यहाँ पिछले वर्ष कितना था 195, तो चालू वर्ष में क्या हुई? वृद्धि हुई, ठीक है। उसी तरह से अंश पूंजी पिछले साल थी 250, इस साल कितनी हो गई 345, वृद्धि हुई। 12% के डिबेंचर पिछले साल कितना था 150 और अभी कितना हुआ 1 लाख, तो क्या हो गई? कमी हो गई, वृद्धि कमी ध्यान रखना। अधिमान अंश पिछले साल 1 लाख था, इस साल 80,000 हुआ, कमी हो गई। उसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल कितना था 68,000, इस साल कितना हो गया 45,000, कमी हो गई। तो कमी वृद्धि के आधार पर आप इसको बनाएंगे। और कुछ अतिरिक्त माहिती है कि डिबेंचरों का ब्याज चुकाया 12,000, तो डिबेंचर का जो ब्याज का भुगतान है, बराबर ना, तो ये भुगतान भी अपने जो है वित्तीय में ध्यान में लेंगे। फिर इक्विटी अंश डिविडेंड और अधिमान अंश डिविडेंड चुकाया, तो ये भी क्या है, जो चुकाई गई रकम है ये भी अपना वित्तीय संबंधित है। और बैंक ओडी का ब्याज चुकाया, ये भी वित्तीय है। तो सारी वित्तीय माहिती इसमें दी गई है और इसके आधार पर अब हम इसको पत्रक बनाएंगे। तो सबसे पहले पत्रक में देखिए इसके अंदर ये हमने तैयार किया है वित्तीय, सवाल नंबर 21 में वित्तीय प्रवृत्तियों से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह का पत्रक। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले अपने किताब में क्रम से देखेंगे तो इक्विटी शेयर पूंजी लेते हैं, उसमें वृद्धि हुई है। तो वृद्धि का मतलब कि कंपनी जो है अतिरिक्त शेयर पूंजी प्रकाशित की है, तो ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा, इसके अंदर एकत्र होगा, तो ये प्लस में होगा। और प्लस में हो रहा है 95, जो डिफरेंस आया वो पिछले साल का चालू साल का अंतर कितना आया 95,000 आया। फिर डिबेंचर में वृद्धि, यानी डिबेंचर में आवक हो रही है, आवक प्रवाह हुआ, ये 50,000 का अंतर आ रहा है, 50,000। फिर उसके बाद है डिबेंचर, फिर से तो डिबेंचर यहाँ कमी हो रही है, यानी भुगतान हुआ, पेमेंट हुआ होगा, वापस किया होगा, तो माइनस में आ रहा है इसके अंदर, और माइनस का डिफरेंस है 50,000 माइनस में। फिर है प्रेफरेंस शेयर पूंजी। अब प्रेफरेंस शेयर पूंजी जो है इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कमी आ रही है, तो कमी का मतलब ये भी वापस हो रहा है, तो 20,000 की कमी बता रहा है माइनस में। फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कमी बता रहा है, तो यानी वापस हो रहा है 23,000, ये सब माइनस में हो रहा है, वापस यानी माइनस में और आवक यानी प्लस में। अब आता है डिबेंचर ब्याज, ये भुगतान करेंगे तो डिबेंचर ब्याज भी कैसा है जावक रोकड़ प्रवाह माइनस में 12,000। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर प्रेफरेंस का डिविडेंड, ये भी अपने चुका रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो ये भी अपना कैसा रहेगा 22,000 भुगतान जावक में। और उसके बाद है बैंक ओडी का ब्याज चुकाया गया है, ये भी अपना जावक रोकड़ प्रवाह के रूप में 4,000 पेमेंट किया गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आवक के रूप में 95,000 और 50,000 ये 2 आवक के रूप में है, और बाकी सब जावक के रूप में है। तो उसमें 50,000 है, 20,000, 23,000, 12,000 और 12,000, 22,000 और 4,000, इनको हम आवक जावक में के रूप में माइनस कर लेंगे, तो अंतर प्लस में आ रहा है, 14,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये 14,000 प्लस में आ रहा है, तो क्या हुआ वित्तीय प्रवृत्तियों में से उत्पन्न आवक रोकड़ प्रवाह 14,000। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न भी जो 4 नंबर पे पूछा जाएगा इस तरह से पूरा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का ये वीडियो अपने जो है रोकड़ प्रवाह पत्रक का 3 पार्ट था, उसका तीसरा पार्ट ये कंप्लीट हो गया, तो आपका ये चैप्टर नंबर 6 पूरा हुआ। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, मैंने इसके अंदर से आपका पार्ट 1 में पूरे आपके 1 से जो 7 चैप्टर वो, और पार्ट 2 के 1 से 6 सारे वीडियो आपको मैंने स्वाध्याय के और बने उस तरह से मैंने आपको व्यवस्थित समझाने का प्रयास किया है। और मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे,
तो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और मैं यही कामना करूंगा कि आपका भविष्य आगे हमेशा उज्जवल हो और आप आगे जो है आपका आने वाला समय मंगलमय हो। धन्यवाद।